गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन परिवर्तन आईएएस एकेडमी। आप सबका परिवर्तन आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग 7 जून 2018 के द हिंदू को डिस्कशन करते हैं और एडिटोरियल को एनालिसिस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आरबीआई से रिलेटेड जो अभी रेपो रेट इंक्रीज की गई है 25 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.25%। ओके, तो इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल सेक्शन में मैं आपको दिखा दूं। यहाँ आप देखेंगे ये एक एडिटोरियल सेक्शन में आया है, ठीक है, और एक फ्रंट में। तो इन दोनों को हम यहीं पर मिला रहे हैं, ठीक है, तो हम सेपरेटली नहीं करेंगे। तो इसको थोड़ा सिनेरियो को समझते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25% जो है वो बेसिस पॉइंट के जो रेपो रेट में इंक्रीज किया गया है वो इंक्रीज किया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं 1 मिनट के अंदर ही। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर की एक कमेटी है जिसके हेड होते हैं आरबीआई के जो चेयरमैन होते हैं, गवर्नर होते हैं, ठीक है, गवर्नर। और इसमें 3 सदस्य होंगे जो आरबीआई के होंगे और 3 सदस्य जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। यानी गवर्नमेंट और आरबीआई के जो मेंबर्स हैं वो इसमें ये फॉर्म करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हेड होते हैं जो गवर्नर, और डिसीजन अगर टाई हो जाता है, ये मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं सब कुछ। अगर डिसीजन टाई होता है तो गवर्नर का वोट इम्पोर्टेंट है, हालांकि इसलिए मतलब आरबीआई को प्रेफरेंस दी गई इसमें। तो इसमें 4 बार मीटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, 4 बार इनकी एक बैठक होनी ज़रूरी है। डिसाइड करेंगे कि वो प्राइसेस को, रेपो रेट, रिवर्स रेट, इनको, ये जितनी बैंकिंग टर्म्स है उनमें क्या इंक्रीमेंट करती है नहीं करती है, ठीक है। अब समझते हैं रेपो रेट क्या है। रेपो रेट एक शॉर्ट टर्म वो रेट है, इंटरेस्ट रेट, जिस दर पर जो है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। ये शॉर्ट टर्म होती है, लंबे टाइम के लिए नहीं होती, और लंबे टाइम के लिए जो मिलता है वो होता है बैंक रेट पर, ठीक है। तो ये 6.25 अभी कर दी गई है, 0.25 का इंक्रीमेंट किया गया है। और लगभग 4 साल बाद इस तरह का हमें 4.5 साल बाद ये पहली बार हमें देखने को मिला है। जनवरी 2014 में इस तरह की इंक्रीमेंट हुई थी। इसका सबसे बड़ा रीजन बताया गया कि ऑयल प्राइसेस जो है अभी एक अनसर्टेन हो गए हैं प्राइसेस का, और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल में एक अलग सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो एडिटोरियल सेक्शन में कुछ चीज़ें जोड़ी गई है वो भी सही है, क्योंकि केवल क्रूड ऑयल इज नॉट फैक्टर। यहाँ पर फेडरल रिजर्व बैंक जो कि यूएसए का बैंक है उसके द्वारा इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना, यूएसए और का जो ट्रेड वार चल रहा है उसका इम्पैक्ट हमें इस पर देखने को मिल रहा है। और बैंकिंग सेक्टर का एक तरीके से चाहे वो लोन्स के मामले में, फ्रॉड्स के मामले में हुआ हो, तो इन सब चीज़ों ने इफेक्ट किया है बैंक सिस्टम को, और इसलिए 2-3 चीज़ों के कारण 2.5% की इंक्रीमेंट देखने को मिली, 0.25%, सॉरी, ठीक है। अब थोड़ा एक चीज़ हमें समझनी जरूरी है कि रेपो रेट इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ। देखिए, अगर रेपो रेट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको लोन महंगे मिलेंगे। अगर लोन महंगे मिलेंगे तो ब्याज दर बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर ब्याज दर बढ़ाएंगे तो लोन कम मिलेंगे, और लोन कम मिलेंगे तो अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर पड़ेगा, ये सत्य है। चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे स्टार्टअप हो, डिफरेंट सेक्टर्स पर एक नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए जो है हमेशा कोशिश यही होती है कि मेंटेन किया जाए। ये रेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो जीडीपी का प्रोडक्शन है वो इनका सेम है कि लगभग 7.4% के आसपास बढ़ेगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। रही बात डाटा की, तो जो 6.25% है ये कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से बात करें कि स्टैटिक पोर्शन में क्वेश्चन हो सकते हैं। 4.5 साल में इंक्रीमेंट हुई है तो हो सकता है वो पूछे, लेकिन ये हर बार चेंज होता रहता है। कभी कभी मतलब चाहे वो उसको एक जगह सेम रखें या फिर उसमें इंक्रीमेंट करें या कम करें, ये हर जब मीटिंग होती है इनकी तो ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं 6.25%, लेकिन अपडेट जरूर करना जब भी आप अपडेशन हो, ठीक है। बाकी अगर बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डाटा, ठीक है। तो फ्रंट पेज में और इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है।
देखिए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है। देखिए हम अभी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है संघाई सहयोग संगठन, जिसकी एनुअल समिट होने वाली है किंगडाओ चाइना के अंदर, तो हम इसके बारे में स्पेशली आज शाम को डिस्कशन करते हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको इंटरलिंकेज करते हुए हम लोग समझेंगे इसका पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी में क्या रोल हो सकता है, इंडिया ने पाकिस्तान कैसे मेंबर होना किस तरीके से सिनेरियो चेंज करता है, और ईरान की वो इच्छा कि हम भी इसके मेंबर बने वो कैसे इससे लिंक होगी, उन चीज़ों को समझेंगे। और ईस्ट और वेस्ट का जो कंसेप्ट है उसके बीच में जो डायलेमा होता है, एक चैलेंज, ये एक तरीके से कंपटीशन देखने को मिलता है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक काउंटर कर पा रहा है, उनको हम थोड़ा इवनिंग में देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखिए ये न्यूज आई है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी मातृ मृत्यु दर, जब बच्चा पैदा होता है उस समय जब जिन माताओं की डेथ हो जाती है डिलीवरी के टाइम, ये पहले या बाद में, उनके बारे में एक डाटा रिलीज किया गया कि कंट्री के अंदर ग्रोथ हुआ, यानी हमने महिला सुरक्षा और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट किया है। पहले 167 तक था, ठीक है, अब 130 हो गया। 130 1 लाख में से, ठीक है, 1 लाख में से 167 महिलाएं बच्चों को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती है, वो डाटा घटा है इस समय। और इसमें डिवीजन किया गया कि पहले तो बताया गया कि केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु इंडिया के सबसे टॉप परफॉर्मर स्टेट है इस मामले में, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने बताई कि 2 डिवीजन में अगर बांटा जाए, SRS का मतलब है कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, 2 ग्रुपों में बांटे। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, ये हो जाएंगे एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। और साउथर्न स्टेट में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु इसमें, और जो बाकी बच गए वो अदर्स में ऐड किए गए। तो इन स्टेट्स ने, जो आप देखेंगे यहाँ पर बिहार, झारखंड, MP, इन्होंने काफ़ी ग्रोथ किया है, लेकिन अभी भी बहुत दूर है टारगेट से और एवरेज से बहुत आगे है। ठीक है, ये कितना ड्रॉप डाउन किया उसको मत अभी समझने की जरूरत नहीं है कि इस स्टेट ने इतना ड्रॉप डाउन किया, इस स्टेट ने इतना ड्रॉप डाउन किया, इस ग्रुपिंग को समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद केरला ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और यहाँ आप देखेंगे ये चीज़ें कि यहाँ केरला से शुरू होकर असम सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है। अभी भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। हालांकि बिहार और झारखंड ने अच्छा काम किया है, लेकिन एवरेज से बहुत आगे है। तो इसको यहाँ आप देखेंगे इंडिया टोटल जो वर्ड लिखा है, इंडिया टोटल का मतलब एवरेज यहाँ है 137 ही है ना, 130 जो है, वहाँ तक पहुँचना अभी थोड़ा चैलेंजिंग है। केरला ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ये टॉप 6 स्टेट हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो आगे पढ़ते हैं कुछ खास न्यूज। देखिए ये वाली न्यूज जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये इंटरेस्टिंग न्यूज इसलिए है कि सरकार की एक योजना है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना जो है ग्राउंड वाटर को एक तरीके से रिचार्ज करने के लिए, जो भूजल होता है, भूजल का मतलब है जो भूमि के अंदर जल होता है या ग्राउंड वाटर होता है, उसको किस तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं। तो 6000 करोड़ रुपए की स्कीम है अप्रोक्सीमेटली। तो वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, इस स्कीम में खासकर जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो है गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को मुख्यतः प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि इनके अंदर सूखा बहुत देखने को मिलता है और इन पे जो ग्राउंड वाटर है, जमीन का जो पानी है वो लगातार कम हो रहा है, उन पर एक तरीके से स्ट्रेस बढ़ रहा था। तो ये बहुत अच्छी स्कीम मानी जा सकती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। देखिए हमने ये वाला एडिटोरियल आप लेफ्ट साइड देखेंगे, ये हमने वही बैंकिंग वाला है, हमने डिस्कशन कर लिया, इसको सेपरेटली नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिफेंड द डील। ये आर्टिकल है ईरान से रिलेटेड। ईरान का जो न्यूक्लियर, अभी एक यूरेनियम से रिलेटेड एनरिचमेंट कैपेसिटी
इलस्ट्रेट वाला इश्यू हुआ है। मतलब ये है, इसको मैं थोड़ा बारीकी से आप लोगों को समझा दूँ। थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए हम पीछे जाएंगे। यूएसए P5+1 कंट्रीज का ईरान के साथ एक एग्रीमेंट होता है न्यूक्लियर से रिलेटेड कि आप लोग न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसको कम करेंगे और आपके ऊपर जो इकोनॉमिक सेक्शन लगे वो हटा दिए जाएंगे। लेकिन पिछले दिनों आप जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम इस डील को वापस लेते हैं, लेकिन जो उसमें दूसरी P5 का मतलब है वो 5 कंट्री जो परमानेंट मेंबर है +1 का मतलब जर्मनी, ठीक है। अब ये इन्होंने बाकी कंट्रियों ने नहीं अभी कुछ नहीं कहा कि हम लोग इसमें वापस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो वो उसमें फाइनली सोच रहे हैं और नहीं लिया गया वापस। लेकिन ईरान के अंदर इन दोनों एक एक्टिविटी जोरों शोरों से चल रही है। चाहे वो वहाँ पर 2 शख्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होते हैं उनके रिलीजियस प्रमुख यानी धार्मिक मामला धर्म के जो प्रमुख लीडर होते हैं, और दूसरे स्वाभाविक सी बात है प्रेसिडेंट जो होंगे वहाँ पे वो। जैसे इनके सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खम्मानी, इन्होंने बोला कि हम लोग न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है यूरेनियम को बढ़ाएंगे, लेकिन ये मिसाइल्स के लिए नहीं बल्कि एक एनरिचमेंट कैपेसिटी एनर्जी सेक्टर में उसका पीसफुल यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी बढ़ाता है और ईरान पर जिस प्रकार से इजराइल प्रेशर बना रहा है लगातार कि हम आपको तबाह कर देंगे ये कर देंगे, तो इजराइल क्या अपनी सिक्योरिटी में ये नहीं बनाएगा? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सवाल उठना स्वाभाविक सी बात है। शायद वो भले ही यूरेनियम इंक्रीज में इसको रखना पड़ेगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है डील को कैंसिल करके, वो बड़ी एक मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी गलतियों में से एक है। क्योंकि अगर डील होती है तो हम उससे बातचीत कर सकते हैं, वो हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम उससे बात ही नहीं करेंगे तो कुछ भी कर सकता है, उसको मतलब कितना प्रेशर आप डालोगे? और केवल यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शन से कोई कंट्री तबाह हो जाएगी ऐसा भी संभव नहीं है। असर पड़ता है आर्थिक रूप से, लेकिन कोई कंट्री पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी ये संभव नहीं है। और ईरान एक बहुत अच्छी इकोनॉमिकली ग्रोथ उसमें है, हालांकि वो भी सैंक्शन झेल रहा है, इसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, लेकिन इतना भी असर नहीं पड़ रहा कि वो बिल्कुल तबाह होने की स्थिति में आ जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा क्या होता क्या नहीं। अब इनके बीच में तो चल रहा है, वो तो यही बता सकते हैं क्या फंडा है। तो अब हम बात करते हैं अपने वाले इश्यू पर, भारत और अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका संबंध इन दिनों में थोड़े अजीब सिचुएशन में चले गए हैं। उस अजीब सिचुएशन के रीजंस क्या हैं उसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। पहली चीज़ हम देखेंगे, अभी सांग्री ला डायलॉग हुआ सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर में जिस प्रकार से, हालांकि दोनों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ शेयर्ड विजन करते हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है जो दोनों के बीच में बताता है कि कुछ ना कुछ जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उसमें कुछ क्वेश्चनिंग उठे हैं, कुछ डाउट्स एक दूसरे में उठे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि यूएसए चाहता है कि इंडिया पूरी तरीके से उसको फॉलो करे, वो पॉसिबल नहीं है। इंडिया एक इंटीग्रिटी और सॉवरेन स्टेट है, तो ये संभव ही नहीं है। 2 चीज़ें हुई है, एक तो इंडिया नहीं चाहता कि वो पूरी तरीके से यूएसए पर डिपेंडेबल हो, वो बैलेंस पावर चाहता। हालांकि बैलेंस के मामले में वो झुकाव जो है दूसरी कंट्रियों पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है ये कुछ दिनों से। पिछले दिनों चाहे वो चाइना के प्रेसिडेंट के साथ इनफॉर्मल मीटिंग हो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की, उसके बाद रशिया से, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री में मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जाना हो, ठीक है। इसके साथ साथ ये अपनी जगह है, इसके साथ साथ अभी जो मीटिंग होगी ब्रिक्स की, अभी जो मीटिंग होगी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और अभी जो मीटिंग होगी G20 की, उनमें भी वो इस तरीके से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब भारत और अमेरिका के बीच में जो इश्यूज़ हैं वो 2-3 ऐसे इश्यूज़ हैं जो बड़े चैलेंजिंग इन दिनों में, खासकर देखिए H1B वीज़ा, वो सारे इश्यूज़ अपनी जगह हैं, वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप में है इश्यूज़ है। लेकिन अभी जो इशू 3-4 बड़े उठे हैं, पहली चीज़ तो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी फॉलो कर रहा है यूएसए, यानी संरक्षणवादी नीति है कि हम दूसरे देश की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या प्रोटेक्शन लगाएंगे अपनी उस पर, ये चैलेंज दोनों के बीच में हो रहा है। उसके बाद हार्ले डेविडसन की जो मोटरसाइकिल्स होती है, बाइक्स होती है,
उन पर इंडिया द्वारा ड्यूटी को इम्पोज करना, एक्साइज को ड्यूटी को बढ़ाना, वो यूएसए ने उसका विरोध किया है। लेकिन इंडिया में एक रूल है, अगर आप लग्जरी चीज़ यूज़ करेंगे, जीएसटी में भी यही फंडा है, अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरी यूज़ करेंगे तो आप उसके लिए लग्जरी टैक्स पे करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। उसके बाद यूएसए ने एक बिल पास किया जिसमें अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट कि वो जो रशिया से हम S-400 जो मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं उसके ऊपर एक तरीके से लिटमस टेस्ट ये देखने को मिल रहा है कि आप लोग वो मत खरीदिए, सैंक्शन लग सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो यूएसए की तरफ से उभर रही है वो बड़ी खतरनाक है। हालांकि भारत की अभी 2+2 मीटिंग होनी है। 2+2 का मतलब होता है 2 मिनिस्टर हमारे होंगे, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, और 2 उनके होंगे, ठीक है। लेकिन जो सिनेरियो चेंज हुआ है एक्चुअली में इशू ये है, भारत अपनी जगह ठीक है लेकिन आप भारत पर एक हद से ज़्यादा प्रेशर नहीं बना सकते क्योंकि अब भारत 1947 का भारत नहीं है, ठीक है। ये अब इंडिया चेंजेस, यहाँ किसी चीज़ को मतलब यहाँ मतलब अटैक करने से पहले भी किसी कंट्री को 1 लाख करोड़ बार सोचना पड़ेगा। हम लोग बोलते कि चाइना हम पर अटैक कर देगा, ये कर देगा। अटैक बहुत छोटा वर्ड लगता होगा लेकिन करने से पहले कई घंटे सोचना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत चेंजेस हो चुके हैं। और इवन अगर हम बात करें अग्नि 5 जो रेंज मानी जाती है इंडिया की, वो हम भले ही 5,000 से 5500 किलोमीटर की बताते हो लेकिन चाइना अंदर से मानता है कि इसकी रेंज 5,000-5500 नहीं, 7,000 7,500 है। अगर 7,000 7,500 का मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, शंघाई और जो चाइना की सारी सिटीज़ कवर हो जाएंगी। और उसके बाद बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की मिसाइल की मैक्सिमम रेंज ही 3-3.5 है, बाबर 3। तो दोनों कंट्रीज़ को पता है कि इंडिया वो इंडिया नहीं है जिस प्रकार से ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले कुछ 1 दशक से, मान लीजिए वहाँ बहुत चेंजेस हमें देखने को मिला है और वर्ल्ड लेवल पर हमारी जो इमेज चेंज हुई है वो काबिल तारीफ है। इसका श्रेय मोदी साहब को भी जाता है, प्रीवियस गवर्नमेंट्स को भी जाता है, पूरी भारत सरकार को जाता है, किसी राजनीतिक दल को नहीं कहूँगा। लेकिन भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से अच्छा काम किया इस सेक्टर में। देखिए ये वाला आर्टिकल जो है कावेरी डिस्प्यूट पर है, इसमें 2-3 ही बात बताई गई है। पहली चीज़ तो अभी कावेरी डिस्प्यूट पर ये बात है कि कावेरी नदी के बारे में जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो विवाद चल रहा था, और इसमें 4 पार्टियां थी मुख्यतः, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटका और तमिलनाडु। हालांकि कर्नाटका और तमिलनाडु आपस में ज़्यादा मुखर थी, ठीक है। अभी क्या बातचीत हुई है, अभी आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया है, ठीक है। वो अभी इम्प्लीमेंट हो रही है। इसमें सेंटर का एक प्रतिनिधित्व, गंगा जो रिवर मिनिस्ट्री है उसका एक प्रतिनिधित्व और 4 राज्यों के प्रतिनिधित्व होंगे, ठीक है। वो बातचीत करेंगे कि किस बेसिस पर होनी चाहिए। अब ये बता रहे हैं कि वहाँ के इस आर्टिकल में ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है कि आप लोग यूपीएससी या किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा इश्यूज है। यहाँ ये बता रहे हैं कि वहाँ के कुछ लीडर उनसे मिले, वहाँ के लीडर कुछ उनसे मिले, उन्होंने क्या कहा। और अभी रजनीकांत साहब की फिल्म आने वाली काला, उसमें क्या विवाद है, इन सारी चीज़ों पर ये आर्टिकल घूमता है। मेन दोनों स्टेट्स की इंटरनल पॉलिटिक्स और इनके इंटरनल रिलेशनशिप्स पर ये आर्टिकल बेस्ड रहता है। तो प्लीज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अच्छा ये वाला आर्टिकल किसी को लगता हो कि हमने क्यों छोड़ दिया, तो ये आर्टिकल है कि क्या मोदी साहब दोबारा जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये जनता डिसाइड करेगी। तो एडिटोरियल में अगर आप राजनेता हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो पढ़िएगा ज़रूर। और ये वाला जो एक सेकेंड, ये वाला आर्टिकल भी जो प्रणब मुखर्जी साहब आरएसएस के हेडक्वार्टर में स्पीच देंगे, उसमें क्या डिबेट है क्या नहीं, उस चीज़ से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। देखिए अभी फिलिस्तीन के अंदर एक चीज़ हुई है कि अर्जेंटीना की टीम ने मना कर दिया खेलने से कि भाई इजराइल
पर जो आप अटैक करते हैं, सॉरी इजराइल के साथ खेलने से मना कर दिया। इजराइल जो फिलिस्तान पर अटैक करते थे, फिलिस्तान के बच्चे हैं, फिलिस्तान के, ये बोलते हैं फ्रॉम फिलिस्तान थैंक यू अर्जेंटीना। इन्होंने लिखा है थैंक यू अर्जेंटीना, द वर्ल्ड कैन नॉट एक्सेप्ट अपार्थाइड फॉर रिस्पेक्टिंग जस्टिस ऑन इंटरनेशनल लॉज। ठीक है, ये वाला जो एक इन्फॉर्मेशन है जो अभी ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के हेड हैं दोनों, ठीक है, इनमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की इकोनॉमी को कैसे एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, कैसे हम दोनों को मेंटेन कर सकते, दोनों के रिलेशनशिप में ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया के रिलेशनशिप में एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक्सपोर्ट के मामले में नॉर्थ कोरिया 3.5% पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, लेकिन 3.1% इंडिया से इंपोर्ट भी करता है। इंडिया दूसरा सबसे बड़ा जो इनका पार्टनर है, ये आपको हैरान कर देगी नॉर्थ कोरिया और इंडिया का रिलेशनशिप कितने स्ट्रॉन्ग है। भले ही हम पॉलिटिकली या बोलते हैं ना जिसको शिखर वार्ताएं या बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री तक की वार्ताएं ना होती हो, लेकिन मंत्री स्तर की वार्ताएं भारत और नॉर्थ कोरिया की है। और ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, भारत ने ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों पर हमेशा नॉर्थ कोरिया की मदद की है। हालांकि भारत उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा क्रिटिसाइज करता है, लेकिन कभी भी एक सिंगल वर्ड नॉर्थ कोरिया के हेड ने भारत के खिलाफ नहीं बोला। उसका रीज़न ये है कि इंटरनली हमारे रिलेशनशिप, ट्रेड रिलेशनशिप की बात करें, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से भी अच्छे होंगे, बट ये है फिलहाल पाकिस्तान से भी अच्छे, ये कह सकते हैं फिलहाल पाकिस्तान से भी अच्छे हैं, और दोनों ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ पर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, खासकर इंडिया, नॉर्थ कोरिया तो मतलब अपने आप में घिरा हुआ है, वो तो क्या मदद करेगा, लेकिन इंडिया ज़रूर करता है। लास्ट न्यूज़ से पहले एक और न्यूज़, इसके बाद ये न्यूज़ आई है, पीस इंडेक्स रिलीज़ किया गया। पीस इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो रिलीज़ करता है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, तो भारत को रैंकिंग मिली है 137 163 कंट्रीज़ के बीच में, और यहाँ पर बताया गया पाकिस्तान की तो हमें ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे बढ़िया अगर हम आसपास देखें तो श्रीलंका ने है, ठीक है, 80 to 67 या 80, ये समझ में नहीं आ रहा, 67 68, लेकिन पाकिस्तान की रैंक जो है 151 होगी। एक उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया यहाँ पर। और सीरिया सबसे बेकार कंट्री है, वहाँ पर पीस है ही नहीं, मतलब शांति तो बिल्कुल ही नहीं है। और सीरिया जो है वो, सॉरी आइसलैंड सबसे बेस्ट स्टेट है, और 2008 से आप देखेंगे आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, ये कंट्री जो है, स्वीडन, ये कंट्री हमेशा टॉप पोजीशन होल्ड करती है। ये इनके पीछे भी कुछ लॉजिक्स, कुछ रीजंस हैं जिस प्रकार से डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो बाकी कोई इन्फॉर्मेशन इसको याद रखना, ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन रिलीज करता है। ठीक है, ये वाली जो न्यूज़ है जूम नहीं हो रही, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपको उसको बता देता हूँ। देखिए, अभी कुछ साइंटिस्ट ने जेनेटिक कोड्स जो होते हैं उनको मैपिंग करनी शुरू करी है। मान लो अगर आपके पास डीएनए जो होता है उसकी कोडिंग हो जाती है, तो बहुत से डिजीज़ इनमें, चाहे वो मलेरिया हो, डायरिया हो, इस तरह के डिजीज़ को या डीएनए रिलेटेड डिजीज़ हो तो उनको काउंटर किया जा सकता है। तो इसके बारे में एनकोडिंग की जाएगी, मतलब उसको अगर हमें डीएनए को अच्छे से समझ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, डीएनए समझ लेंगे तो डिजीज़ को काउंटर करना आसान हो जाएगा। तो इसके बारे में, मैपिंग के बारे में ये एनकोडिंग किया जाएगा। ठीक है, तो आज के द हिंदू में इतना ही। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।